हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। एपीएससी प्रीलिम्स 2026 कल कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि तुम्हारा एपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छा गया हो। जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर वन था, जीएस पेपर वन का सेट डी, आज हमने स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे उसको एक एक क्वेश्चन को सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कई लोग उस लाइव सेशन में प्रेजेंट थे, उन्होंने लाइव उस सेशन को अटेंड किया, बाकी लोग अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप उस सेशन के ड्यूरेशन में भी और ऐसे भी बाकी कॉल मैसेजेस से स्टूडेंट का एक नया सवाल ये आया, कट ऑफ के अलावा। कट ऑफ भी हमने डिस्कस कर लिया कि कट ऑफ क्या हो सकता है, प्रोबेबल। अब एक नया सवाल ये आया कि सर जो ऑफिशियल आंसर की आया है, अभी ना वो फाइनल आंसर की नहीं है गाइज, अभी वो प्रोविजनल आंसर की है। इट मीन्स उसमें चेंजेज हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन का नेक्स्ट ये सवाल, स्टूडेंट्स का नेक्स्ट सवाल ये है कि सर जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आया है, हम उसमें ऑब्जेक्शंस कैसे रेज कर सकते हैं? कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1 किसी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी दिया हुआ है, बट हमें लग रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए, तो हाउ कैन वी रेज द क्लेम? ये सवाल अभी तुम्हारे माइंड में होगा। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करूंगा, दैट हाउ यू कैन रजिस्टर योर क्लेम, किस तरह से आप अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखना कि जिस भी क्वेश्चन पे आपको क्लेम रजिस्टर करना है, ये पूरी तरह से वॉलंटरली आप पे डिपेंडेंट करता है। नाइदर एपीएससी नॉर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन इज रिक्वेस्टिंग यू टू रेज एनी क्लेम। हम लोग कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपका सवाल है, उसी का जवाब मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे अभी तक मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से 3 क्वेश्चंस आए हैं। एक तो नीति आयोग वाला, जिसका आंसर तो पक्का चेंज होने वाला है, लेकिन क्लेम कैसे रेज करें वो आज तुम देख लोगे, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा प्रोसेस में समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, ग्रीन फेलोशिप स्कीम ऑफ आसाम 2024-25, इसको लेकर भी कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि सर जो ऑफिशियल आंसर की है वहां पर जो जो अभी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की है वहां पर जो ऑप्शन दिया है, क्या ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था क्या? हम आज उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर तुम चाहो तो क्लेम रेज कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। क्लेम रेज करने के बाद होगा ये कि अगर आपने क्लेम रेज किया और अगर एपीएससी उसको एक्सेप्ट करता है तब आंसर में चेंजेज होंगे। अगर एपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सिर्फ क्लेम डाल देने से, ऑब्जेक्शन डाल देने से कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। और एक तीसरा, फीफा वर्ल्ड कप के भी क्वेश्चंस पे कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सर फीफा वर्ल्ड कप में ये डायरेक्टली नहीं मेंशन किया गया है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम 3 नेशंस आर होस्टिंग इट, 3 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग। तो यहाँ पे सर ये एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है। अभी तक मुझे ऐसे 3 क्वेश्चंस मिले हैं। तुम्हारे पास और भी किसी क्वेश्चन का डाउट हो, तुम इस सेशन के कमेंट में मेंशन करना। अगर वो डाउट जेन्युइन होगा या वहां पे कुछ भी सपोर्ट की नीड होगी तो वो हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए ये जो 3 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो मुझे इन 3 क्वेश्चंस में मिला सेट डी के अकॉर्डिंग, है ना, सेट डी की बात कर रहे हैं। यही सेट डी आज हमने डिस्कस करा था, वो डिस्कशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हो। तो सेट डी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का जो क्लेम है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है कि चलो क्या क्लेम हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मैं एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मेंशन कर दूंगा सारे ऑफिशियल सोर्सेस के साथ साथ, कि आप क्लेम करने के टाइम में ये ऑफिशियल सोर्सेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। बाकी तुम्हारे मन में कोई और क्वेश्चन होगा कि सर इस पे भी कर सकते हैं क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, है ना। अब सबसे पहले हम प्रोसेस पर चलते हैं कि आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस क्या है। तो आंसर की में ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस ये है कि आपको जाना पड़ेगा एपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप गूगल पर जाकर apsc.nic.in सर्च करोगे और वहां पर देखना, आपको यहां पर ये दिखेगा इस तरह से एक स्लाइडर, जिसपे हम क्लिक करेंगे, क्लिक टू सबमिट ऑब्जेक्शन पे। जैसे ही आप क्लिक टू सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे, यहीं पर प्रोविजनल आंसर की भी मेंशन्ड है ना, प्रोविजनल आंसर की ए बी सी डी। इस मार्क्यू को हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की भी है, जीएस पेपर 1 का प्रोविजनल आंसर की है, जीएस पेपर 2 का, और यहाँ पर है क्लिक टू सबमिट ऑब्जेक्शन। इस पर क्लिक किया। जब इस पर हमने क्लिक किया ना, तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। मतलब स्टूडेंट को अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करना है। क्या क्या चीज चाहिए? यू नीड टू सेलेक्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर, तो आप एडवर्टीजमेंट नंबर यहां से सेलेक्ट करोगे। देन सेलेक्ट द पोस्ट नेम, तो पोस्ट नेम क्या था, CCE 2025, वो हमने सेलेक्ट किया। अब रोल नंबर डालना है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ था वो डालना है, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया था, फॉर्म फिल किया था, वो डालना है। फिर उसके बाद एक कैप्चा है, सबमिट करोगे तो एक OTP आएगा। फिर वो OTP डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचोगे।
तो अभी फिलहाल मैं ये डिटेल्स एक बार फिल कर लेता हूं, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। ओके, तो देखो अपने डिटेल्स मेंशन करने के बाद ना तुम्हारा जो स्क्रीन ओपन होगा वो कुछ इस तरह से, ऊपर तुम्हारा रोल नंबर मेंशन होगा जिसको मैंने अभी हाइड कर दिया है, और फिर उसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, ये जो स्क्रीन ओपन होगा अब इसमें आपको देखो क्या क्या करना है। यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आप जीएस पेपर 1 के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो या जीएस पेपर 2 सीसेट के लिए रेज करना चाहते हो। तो सपोज मैंने जीएस पेपर 1 सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABCD 4 सीरीज से उनमें से कौन सा, तो मैंने डी सेलेक्ट किया कि मुझे डी में करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो मैंने सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एग्जांपल, है ना। आप 1 2 3 4 से लेकर 100 तक में से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट किया, सॉरी ऑब्जेक्शन टाइप। तो ऑब्जेक्शन टाइप यहां पर देखो क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्शन टाइप क्या है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की, कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने सेलेक्ट किया था और 4 का आंसर प्रोविजनल आंसर की में सपोज सी था या बी था या ए था या डी था। मैंने बोला कि नहीं मुझे ये लगता है कि ABCD ए है, तो वो एक्चुअली में ए नहीं सी होना चाहिए या बी होना चाहिए या डी होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सेट डी में उसका ऑफिशियल आंसर की में प्रोविजनल आंसर की में बी दिया हुआ है। तुम ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो तो तुम ए के लिए या सी के लिए या डी के लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने। एक दूसरा तरीका क्या है ऑब्जेक्शन रेज करने का, आप यहां पे नो करेक्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। तुम बताओगे APSC को कि सर मैम एक्चुअली में क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन ही नहीं थे, कि यहां पर मैं चाहता था कि 1 ओनली हो या 2 ओनली हो या 1 into ओनली हो एंड समथिंग, बट वैसा तो ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर आपको यहां पर वो लिखकर बताना है कि अच्छा ऐसा ऐसे दिक्कत थी, दैट्स वाई मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला। फिर इस केस में ना यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने का बात ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है तो ABCD में से क्या चूज करेंगे, कुछ नहीं चूज करेंगे। और थर्ड टाइप क्या होता है, इनकरेक्ट क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन ही आपने गलत पूछ लिया भैया। जब क्वेश्चन ही आपने गलत पूछा तो यहां पर भी हमको कुछ नहीं लिखना है, सजेस्टेड आंसर की में भी कुछ नहीं लिखना है। तो 3 टाइप से तुम यहां ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की, नो करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे करके आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स के जो 3 क्वेश्चन आए हैं उनमें ऑब्जेक्शन कैसे फाइल हो सकता है वो मैं तुमको बताऊंगा कि इनमें से 3 में कौन सा कैटेगरी चले जाएगा। ठीक है, यूजुअली ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की ये सबसे ज्यादा क्लेम होता है। नो करेक्ट ऑप्शन में भी हम क्लेम डाल सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली नहीं होता है चार्ज्ड। चलिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स में 200 कैरेक्टर्स में अपना लिखना है सजेस्टेड आंसर, आंसर की चूज करना है, उसमें से कुछ रिमार्क्स देना है। ये ऑप्शनल है, छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, रिमार्क्स देना चाहते हो, है ना। उसके बाद क्या है, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ना बाबू, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में ही करने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से फोटो खींचकर डाल दिए, नहीं, वर्ड में डाल दिए, नहीं, दैट शुड बी इन PDF फॉर्मेट। अगर आप कोई फोटो का भी, फोटो मतलब कि सपोज NCERT की एक बुक है सपोज, है ना, या गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट है, जैसे नीति आयोग के क्वेश्चन में आप नीति आयोग के वेबसाइट को एज ए सोर्स मेंशन कर सकते हो, बट आप वेबसाइट का हाइपर लिंक यहां शेयर नहीं करोगे। आप क्या करोगे, वेबसाइट का जो वो पेज है उसको प्रिंट करोगे, PDF में सेव करोगे और यहां अपलोड करोगे। वो मैं करके कमेंट सेक्शन में तुम्हें दे दूंगा अभी के 3 क्वेश्चंस के लिए। अगर मन करेगा तो ऑब्जेक्शन फाइल करना, नहीं मन करेगा तो नहीं करना, है ना। अगेन आई एम सेइंग वो तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स के डाउट आए तो वो हम स्मार्ट IAS में आपके लिए एड्रेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको PDF में मेंशन करना है, ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, वो किसी टेक्स्ट बुक का, रेफरेंस बुक का, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का होना चाहिए। आप ऐसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट से नहीं कोट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी के सोशल मीडिया हैंडल को नहीं कोट कर सकते हो। आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कोट कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट PIB को कोट कर सकते हो, वो सबको कोट किया जा सकता है, नीति आयोग की वेबसाइट को कोट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो तुमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाला है उसके बारे में लिखना है कि मेरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है। जैसे सपोज नीति आयोग के लिए हम नीति आयोग की वेबसाइट का PDF अपलोड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द नीति आयोग। अगर हम फीफा वाला क्लेम करेंगे तो हम लिखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फीफा। क्यों, क्योंकि फीफा का कोई बुक थोड़ी है, हम ऑफिशियल वेबसाइट ही तो क्लेम करेंगे। हम लिखेंगे ऑफिशियल सोर्स फ्रॉम PIB, डेट डाल देंगे न्यूज का, वो सब चीज यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले अभी मैंने किस क्वेश्चन में शुरू किया था, देखो सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, 4 का मैंने ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद ऐड पर क्लिक किया। अब उसके बाद मुझे सपोज क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है, या 35 में करना है, या 38 में करना है, तो फिर मैं नेक्स्ट जाकर क्या करूंगा, जैसे ही आप ऐड करोगे ना तो एक क्लेम वहां पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट में जाकर हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर, जैसे स्टूडेंट्स का डाउट था क्वेश्चन नंबर 35 में, तो जिनको 35 में क्लेम करना है वो 35 सेलेक्ट करेंगे। फिर वो चूज करेंगे इनमें से क्या है, तो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की, या नो करेक्ट ऑप्शन है ना, नीति आयोग के लिए आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाला सेक्शन फुल करोगे, फिर ऐड कर दोगे। फिर मान लो सपोज जैसे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 38 में भी कंफ्यूजन है, वहां पर भी चूज हो सकता है, तो 38 चूज किया। फिर उसका भी सारा डिटेल फिल करने के बाद ऐड एंटर किया। फाइनली अब उसके बाद जब आप ऐड एंटर कर दोगे, चाहे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, अननेसेसरी नहीं करना है, जहां पे यूजुअली नीड होगी जनरली वही करना है। फिर उसके बाद ना नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, अभी सबमिट नहीं आ रहा है। क्यों अभी सबमिट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कोई एंट्री डाली ही नहीं है। फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने सबमिट कर दिया, आपका क्लेम हो गया रजिस्टर। एक ही बार क्लेम रजिस्टर कर सकता है एक कैंडिडेट अपने रजिस्टर्ड प्रोफाइल से। अब उसके बाद एपीएससी चेक करेगा, जितने भी क्लेम्स जाएंगे ना, एपीएससी सारे क्लेम को चेक करेगा। उसके अकॉर्डिंग एपीएससी फिर क्या कर सकता है, देखो किसी क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसा हुआ है पहले दूसरे एग्जामिनेशंस में कि एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। तो अभी जीएस पेपर 1 में कट ऑफ कितने मार्क्स पे डिसाइड हो रहा है, 200 पे। जब ड्रॉप कर दिया जाएगा तो कितने पे डिसाइड होगा, 198 पे। 2 को ड्रॉप किया जाएगा तो 196 पे। एक ये कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, एपीएससी अपने आंसर की में चेंज कर सकता है। ये प्रोविजनल आंसर की था, फाइनल नहीं था। अब वो चेंज कर देगा कि पहले मैंने इसका आंसर सी डाला था, अब इसका आंसर में बी डाल दूंगा। या इवन 2 आंसर भी चूज कर सकता है। जैसे नीति आयोग वाले में शायद ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है, अभी हम देख लेंगे क्या है, तो वो दोनों भी रेकमेंड कर सकता है। तो तुमने अगर ऑप्शन ए चूज किया था या ऑप्शन सी चूज किया था, आपको मार्क्स मिल जाएगा। या क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो फिर तो भाई कट ऑफ ही कम में से डिसाइड होगा। तो ये दोनों ऑप्शन है। या फिर एपीएससी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है, उससे लिए आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी, बस आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा कि नहीं ये क्लेम वैलिड नहीं है। ठीक है, ये ऐसा होगा इन दोनों केस में। आपके साथ सपोज तुमने क्लेम किया चाहे नहीं किया, लेकिन अगर एपीएससी किसी भी एक स्टूडेंट के क्लेम को जेन्युइन मानता है, एक क्वेश्चन को ड्रॉप करता है, तो सबके लिए 198 से कट ऑफ काउंट किया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन का आंसर की चेंज करता है तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा। आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है या नहीं किया है, डज नॉट मैटर। क्लियर है ना, ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए मैं एड्रेस कर दे रहा हूं। अब चलो हम उन क्वेश्चन पर चलते हैं जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन के बारे में स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ हम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो सेट डी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेट डी में एक ये क्वेश्चन था, फीफा वाला क्वेश्चन। हालांकि कई एस्पिरेंट के लिए, या मैं कहूं तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए, ये जो आंसर बी दिया हुआ है 2 and 3, प्रोविजनल आंसर की में भी बी दिया हुआ है 2 and 3, यही सही था। कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, नहीं बनाया होगा, उनको तो दिक्कत ही नहीं है। जिन्होंने नहीं बनाया उनको सही गलत से तो मतलब नहीं है, जिन्होंने बनाया है उनके लिए बात करें। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने बी चूज किया। पहले 1 क्यों रॉन्ग है, अ टोटल ऑफ 32 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, ये तो रॉन्ग ही हो गया भाई, क्योंकि 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा कॉन्टेंजेंट है ना। तो 1 जब रॉन्ग हो गया तो हम डी नहीं चूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम ए नहीं चूज कर सकते हैं, और सी नहीं चूज कर सकते हैं। हमारे पास बच क्या गया, बी 2 and 3। तो 2 एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको आर ज्वाइंटली होस्टिंग द टूर्नामेंट। यस, इट इज करेक्ट, ये कंप्लीटली करेक्ट। 3, इट इज द फर्स्ट टाइम 3 नेशंस आर टेकिंग पार्ट इन द फीफा वर्ल्ड कप। कि पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 नेशंस फीफा वर्ल्ड कप में टेक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। यहाँ एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूअस है ये स्टेटमेंट कि ये होस्टिंग के बारे में बोल रहा है या सिंपली पार्टिसिपेशन के बारे में बोल रहा है। क्योंकि होस्टिंग की बात करेंगे तो सही बात है भाई कि पहली बार 3 नेशन साथ में मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 नेशन साथ में मिलकर होस्ट कर चुके हैं, एक तो किया ही है। पहली बार 3 नेशन साथ में मिलकर होस्ट कर रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेशन की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस 4 नेशंस, कैप वर्डे, क्रोएशिया, जॉर्डन एंड उज्बेकिस्तान आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस है। तो हेयर यू कैन रेज द क्लेम, यहां पर आप क्लेम रेज कर सकते हो। फीफा
के ऑफिशियल वेबसाइट को सोर्स मानकर क्या क्या चीज उसमें डालनी होगी वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। नहीं क्लेम करने का मन है मत क्लेम करना, है ना, ये कंप्लीटली तुम पे डिपेंडेंट है। जिन लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इसमें क्लेम कैसे डाल सकते हैं उनके लिए है, जिनको नहीं डालना है मत डालना, टेंशन मत लेना। और तुम ये भी टेंशन मत लेना, कुछ एस्पिरेंट का ये होगा कि अरे सर हमने तो बी चूज किया था, प्रोविजनल आंसर की में है, सही तो है, हमको मार्क्स मिल रहा है। डू नॉट वरी बाबू, कोई अगर क्लेम डालेगा भी ना, अगर एपीएससी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा मार्क्स थोड़ी चेंज हो रहा है, रिलैक्स रहना। जिनको क्लेम करना है वो उनका राइट है, कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चले, इसमें क्या क्या चीजें डालनी है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, है ना, हर क्वेश्चन के साथ सेट के साथ आपको क्या सोर्स में डालना है, ठीक है, वहां पे जो अभी प्रोसेस मैंने समझाया था। दूसरा क्या है, यहां पर भी एक एस्पिरेंट ऑब्जेक्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का आया यहां पर सवाल आज डिस्कशन की ड्यूरेशन में भी। चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन फेलोशिप स्कीम के बारे में हम बात करते हैं 2024-25 का। तो चीफ मिनिस्टर ग्रीन फेलोशिप स्कीम ऑफ आसाम, इससे रिलेटेड और भी स्कीम्स है या ऐसे सिमिलर स्कीम्स आपको तमिलनाडु में या बाकी स्टेट्स में भी मिलेंगे, ठीक है, जस्ट ए मिनट, तमिलनाडु या बाकी स्टेट्स में भी ऐसे आपको स्कीम्स मिलेंगे, जिसका मेन पर्पस क्या है, जिसका मेन पर्पस है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इन सारी चीजों में यूथ को इन्वॉल्व करवाना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि यूथ क्या करेगा, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाकर, इंस्टीट्यूशंस में जाकर, वहां पे क्लाइमेट कंजर्वेशन, राइट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ेगा। और जब यूथ का पार्टिसिपेशन होगा तो फिर हम आगे जाकर एक्चुअली में क्लाइमेट को, नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, सस्टेनेबली आगे डेवलप कर सकेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट, ऑफिशियल आंसर की में अभी प्रोविजनल में 1A दिया था, मतलब 1, 2 एंड 3, क्रिएटिंग स्किल्ड एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस यूथ। सही बात है, इससे जो यूथ होगा वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होगा। और जब सरकार ने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया था ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम, ठीक है, इसी को तुम सोर्स के रूप में यूज करोगे, यू विल यूज दिस एज सोर्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एनवायरमेंटली कॉन्शियस यूथ बनाया जाए, ठीक है। चलिए, अभी तो दिक्कत नहीं है, हम इसी नोटिफिकेशन का सहारा लेंगे, इसको भी मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन और सेलेक्ट यूथ इन अ रेप्यूटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। ये भी सही बात है कि जब आप पहले फॉर्म फिल करोगे तो उनमें से कुछ यूथ को सेलेक्ट किया जाएगा। किस चीज के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किसी रेप्यूटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो सेकंड वाला भी करेक्ट है, एज पर दैट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम। थर्ड क्या है, फैसिलिटेटिंग लेजिस्लेटिव पॉलिसी ट्रेनिंग फॉर सेलेक्ट यूथ। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, प्रोविजनल आंसर की में इसको सही माना गया है 1, 2 एंड 3, प्रोविजनल आंसर की 1, 2 एंड 3 को सही मान रहा है। बट कुछ स्टूडेंट यहां पर क्लेम रेज करना चाहते हैं कि सर ये डायरेक्टली मेंशन था क्या। जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाते हैं और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम सर्च करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव में पॉलिसी ट्रेनिंग, लेजिस्लेटिव पॉलिसी ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड थी, तो वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है। फैसिलिटेटिंग लेजिस्लेटिव पॉलिसी ट्रेनिंग फॉर सेलेक्ट यूथ इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसके अलावा हमें कोई ऑफिशियल सोर्स भी नहीं मिल रहा है। तो अगर तुम में से कोई इस क्वेश्चन के आंसर को क्लेम करना चाहे कि सर 1 एंड 2 भी तो हो सकता है, इस क्वेश्चन में आंसर की गलत है ना, ऐसा क्लेम किया जा सकता है ना। अभी मैंने तुमको 3 टाइप का क्लेम दिखाया था, 3 टाइप का दिखाया था ना, ये 3 टाइप के क्लेम थे, है ना। नो करेक्ट ऑप्शन, नो करेक्ट ऑप्शन फीफा वाले में कोई एस्पिरेंट चूज कर सकता है, यहाँ चूज कर सकता है इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की कि साहब इसका जो आंसर था, इसका आंसर क्या था, ये 35 नंबर है, इसका आंसर सी होना चाहिए, आपने प्रोविजनल आंसर की में ए दिया है, तो मैं एज ए स्टूडेंट क्लेम क्या कर रहा हूं कि भाई इसका आंसर तुम सी डाल दो, ठीक है, सी होना चाहिए, ए दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 35 में।
तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल सोर्स के लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूज में आएगा, वो भी मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जिसको लेकर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का डाउट है कि सर यहाँ तो ऑब्जेक्शन रेज करना ही चाहिए, कर दो भाई। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एक्चुअली में नीति आयोग से रिलेटेड दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक तो पहला क्या, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये आप नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओगे, विच इज कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक सोर्स। नीति आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं? वहां पर भी जाओगे, वहां बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वगैरह भी प्रोमोट करते हैं, तो तुम उसका पीडीएफ क्लेम कर सकते हो, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। फिर ऑप्शन बी क्या है, नीति आयोग लुक्स आफ्टर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द स्टेट्स स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। नहीं, ऐसा कोई काम नीति आयोग नहीं करता है। फिर करेक्ट पूछ रहा था, सी देखें, अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग। यस, ये करेक्ट है, ये तो इवन यूपीएससी में भी पहले पूछा है और कई एग्जामिनेशन में। और अगेन ये भी नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज एक और ऑथेंटिक सोर्स पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट के साथ मेंशन है। मैं तुमको प्रिंट करके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा पीडीएफ में। तो नाउ यू कैन क्लेम कि साहब आपने जो क्वेश्चन दिया था उसके आंसर ए एंड सी होने चाहिए, आपने प्रोविजनल आंसर की में बी क्यों मेंशन कर दिया? आंसर तो ए और सी होना चाहिए। फोर्थ भी रॉन्ग है, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स वो नहीं होते हैं, आज प्रशांत सर ने तुम्हारे साथ डिस्कस किया ही है। तो ए एंड सी इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं एज एन एस्पिरेंट क्लेम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर क्या था, 38 था, तो मैं 38 के लिए यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ से 38 चूज करूंगा, अपना सेट चूज करूंगा, सेट के अकॉर्डिंग है ना, सेट डी में ये 38 है, ए बी सी में अलग हो सकते हैं। मैंने सेट चूज किया, क्वेश्चन नंबर चूज किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या चूज किया कि भाई नो करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की है, तो मैं नीति आयोग के लिए चूज करूंगा ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रोविजनल आंसर की, वहां पर दिया हुआ था बी, मैं ए चूज कर लूंगा, मैं सी भी चूज कर सकता हूं। तो ए और सी दोनों में से कोई भी एक क्लेम आप रेज कर सकते हो। यहाँ पर ए और सी दोनों में से कोई भी एक क्लेम आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनकरेक्ट तो था नहीं, नो करेक्ट ऑप्शन वाला भी बात नहीं है, यहाँ तो नो करेक्ट ऑप्शन कैसे है, यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन ए और सी दोनों था। फीफा वाले में 2 ओनली नहीं था, अगर कोई एस्पिरेंट वहां क्लेम करना चाहे तो वो चूज करेगा वहां पर नो करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे करके आप अपना क्लेम रेज कर सकते हो। तो किस क्वेश्चन में कैसा क्लेम रेज होगा, ये मैं अभी तीनों के साथ, इन 3 क्वेश्चन के साथ, मुझे अभी तक यही 3 तुम्हारे तरफ से मिले हैं, तुम्हें ही क्लेम रेज करना है। मुझे अभी ये 3 क्वेश्चन मिले हैं, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको क्लेम रेज करना है तो हम इन 3 क्वेश्चंस का जो ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है वो कमेंट सेक्शन में अभी पिन कर देंगे पीडीएफ के साथ। क्या उसमें टेक्स्ट, आपको वहां पे टेक्स्ट भी मेंशन करने का था ना, टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे 201 में, वैसे तो वो खुद से भी लिख सकते हो, मेंस में आंसर लिखना ही है ना, फिर भी क्या लिखना है एक रफली मैं वो भी लिख कर दे दूंगा सजेस्टेड आंसर, देन यू कैन मेक द क्लेम, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है, नहीं क्लेम मेंशन करना है कोई जरूरत नहीं है, क्लेम मेंशन नहीं करो, बढ़िया है, ऐसे मार्क्स आ रहा है वैसे भी रिलैक्स रहो, क्लेम करना है क्लेम भी कर सकते हो, कंप्लीटली इट इज डिपेंडेंट अप टू यू। ऐसा ही अगर सीसेट में आपको किसी क्वेश्चन में करना है तो आप सीसेट में भी कर सकते हो, बस सोर्स आपको ऑफिशियल देना है। अब सीसेट में क्या है, सीसेट में मैथ्स का कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए, यही है ना, वहां पे और सोर्स कहाँ से लाओगे, वो डायरेक्टली किसी कॉपी से बुक से उठा के तो क्वेश्चन पूछता नहीं है यूजुअली, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी वैसा ही होगा, ठीक है। दैट्स वाई जीएस पेपर 1 में इस तरह से ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं, यू कैन डू इट। अभी मैं कमेंट सेक्शन में ही अपलोड भी कर दूंगा सोर्स। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेज की बात कर ले, मेंस की तैयारी शुरू करनी है। मेंस के स्ट्रेटजी को लेकर हम लोग जल्द मिलेंगे और मेंस की स्ट्रेटजी बनाएंगे कि एपीएससी मेंस जो आगे होने वाला है, जिसके डेट्स अभी नहीं आए हैं बट सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर में हो ही जाएगा, फर्स्ट वीक में हम मेंस की स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि मेंस एग्जाम हम कैसे अपेयर करें, मेंस में हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें। ओके, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।